जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स के सीरीज में एडीओ का सेट देख रहे हैं और आज फिर जो है हम लोग एडुटेरिया का सेट देखेंगे। आज सेट नंबर एडुटेरिया का जो देखेंगे 10 नंबर सेट है ना। आज जो है प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे और इसमें वही क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। बहुत सा वैसा क्वेश्चन था जो कि सेट 9 में जो देखे हैं अगले वीडियो में, उसी का जो है यहाँ रिपीट था, कि सिर्फ डाटा चेंज था। तो वैसे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे नहीं लाए हैं। जो भी क्वेश्चन उससे डिफर था वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे लाए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है। 4,000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5% पे है और 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में जो है चक्रवृद्धि ब्याज में 5%, 10% रेट और 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो है CI परसेंट आप याद रखिए, तो हिसाब जो है बहुत जल्द आप बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 5% है और नहीं तो 2 वर्ष का तो आसानी से आप जो है XY मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 5 दूना 10 और 25, 10.25, यानी CI परसेंट जो है 2 वर्ष का देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो है 10.25%। ठीक है, उसके बाद जो है अपना SI, तो उसका सीधा सीधी हो जाएगा, SI परसेंट जो हो जाएगा 10%, है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, अंतर 0.25%, इसी का मान आपका खोजा जा रहा है ना। तो ये क्या है, मूलधन है, तो मूलधन हमारा 100%, तो 4,000/100% का मान है, अगुना 0.25, है ना। 0.25% का मान अपना खोजा जा रहा है। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पॉइंट जब हटा देंगे तो ये हमारा 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए 3 जीरो से, 3 जीरो यहाँ साफ हो गया, 5 से बचे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, अर्थात अपना जो आंसर आया 2 पचे 10, यानी कि 10 रुपया जो है उसका अंतर निकला 2 वर्षों का CI और SI का 5% से। तो 10 रुपया कहें तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। बस इतना यहाँ पे था, CI परसेंट अगर याद है तो आसानी से बन जाएगा। बाकी बात फिर रेशियो से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ये हमारा क्या है, तो सेट थ्योरी का यानी वेन डायग्राम का ये हिसाब है ना। तो उसमें जो है यूनियन और इंटरसेक्शन आप लोग पढ़े होंगे, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा इसका वेन डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो आइए, देखिए अब क्या कहता है कि किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में, मान लीजिए ये मैथ का है और ये हमारा क्या है, इंग्लिश का। ठीक है, 34% छात्र गणित में क्या है, फेल हुए, 34%, है ना। और उसके बाद कहता है 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में, और 20% जो है हमारा क्या है, दोनों में फेल हुए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम में जब भी रहता है तो सभी का यूनिट एक होता है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है फेल है तो सभी तीनों जगह फेल रहेगा। ठीक है, अगर पास है तो तीनों जगह पास रहेगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक फेल है एक पास है, ऐसा इसमें रखिएगा तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 34% छात्र गणित में फेल, तो यहाँ फेल रख रहे हैं। 20% जो है दोनों विषय में फेल, तो 20% दोनों विषय यानी बीच में रहेगा। और 42% अंग्रेजी में फेल, तो ये जो है इंग्लिश वाले में रहेगा। ठीक है, अब क्या है, तो ये 34% वैसा छात्र है जो कि मैथ में फेल है, लेकिन वो क्या है, इंग्लिश में भी फेल है। क्या है इसमें, 20%, है ना। 34 में 20% वैसा छात्र है कि 20% इंग्लिश में भी फेल है और जो बाकी जो है मैथ में भी फेल है ना। तो इस तरह से हम लोग प्योर मैथ यानी कि ओनली मैथ निकालेंगे, है ना। ओनली मैथ का संख्या निकालेंगे जो कि फेल है, तो 34 माइनस 20, अर्थात ये हो जाएगा आपका 20, 10, 30, 4, 34, यानी 14%। ठीक है, ये आपको डिटेल हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, बाकी हिसाब एक लाइन में बन जाता है, इसमें कुछ नहीं है। ओनली ये क्या हो गया, मैथ। ठीक है, और उसी तरह से ओनली इंग्लिश निकालेंगे, है ना। केवल इंग्लिश में फेल होने वाले, तो क्या हो जाएगा, 42 - 20, अर्थात ये हो गया अपना 20, 10, 30, यानी 20, 22 हो जाएगा, है ना, 22%। ठीक है, और दोनों में यानी मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या है, फेल वाला, तो ये हमारा 20% है, दोनों में फेल। ये सभी डाटा जो है हमारा क्या है, फेल का है, ध्यान रखिएगा।
सभी फेल का है, तो 4 2 6, और ये क्या हो गया 56, 56% जो है हमारा क्या है फेल है। तो टोटल 100% होता है, तो 100 में से 56 फेल हो जाएगा, तो अपना पास कितना होगा 56 4 60 40 100, यानी 44% जो है उसमें क्या हो गया पास हो गया। ठीक है, यही आपको पूछा जा रहा है, 44% कहें तो ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डाउट क्लियर। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए ये जो है हम लोग अगले सेट में भी इस तरह का हिसाब बनाए थे और आपको बोले थे एक तो इसमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो टी आर बराबर क्या होता है n-1 गुने 100, है ना। टी फॉर टाइम, आर फॉर रेट, एन फॉर जितना गुना वो कहे, ठीक है, उसको लिखना है। बस इसी से कभी टाइम दिया हो रहेगा तो रेट पूछेगा, रेट कभी दिया हो रहेगा तो टाइम पूछेगा, इसी से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या टाइम दिया हुआ है, तो 5 आर बराबर 3/2 माइनस 1 अगुने 100, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 घट जाएगा तो 1/2 अगुना 100, और 5 यहाँ पे नीचे चला आएगा, 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा। आर बराबर 10%, 10% कहें तो अपना ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला बेस है, इसको हमेशा आप दिमाग में रखिए, इससे जो है गुना वाला साधारण ब्याज में आसानी से बन जाएगा। आइए अगला हिसाब क्या है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये भी टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या है इफिशियंसी दिया हुआ है, ए और बी का कंपेरिजन यानी कि इफिशियंसी से दिया हुआ है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में बराबर करते आ रहे हैं कि क्या हमको देखना है, तो वर्क देखना है, वर्क करवाना आखिर कितना है, जब वर्क निकलेगा तभी समय निकलता है। तो आइए सबसे पहले जो है इफिशियंसी का तुलना है, तो उसका रेशियो हम लोग बना लेते हैं। तो बी ए की तुलना में, है ना, बी क्या है, ए और बी का रेशियो लेंगे तो बी ए की तुलना में, तो ए की तुलना में तो ए हमारा 100 है, तो बी क्या हो जाएगा 160। ठीक है, 0 से 0 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 5 10 2 8 16, यानी कि इफिशियंसी जो निकला ए और बी का क्या निकला 5:8 में, 5:8 में, यानी कहने का मतलब टोटल 13 काम में 5 काम ए करता है और बी 8 काम करता है, यही है एक दिन में। तो आइए अब क्या कहता है, ए तथा बी दोनों, पहले सबसे पहले काम देखेंगे। तो काम क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए का इफिशियंसी 5 और समय कितना है 12, तो हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। तो वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, तो इफिशियंसी 5 ए का और दिन कितना है 12, तो बराबर काम कितना आ गया 60। यही 60 काम हमको करवाना है, या जिससे भी करवा लें, है ना। तो यहाँ कहता है ए तथा बी दोनों मिल करके, तो ए तथा बी मिल करके, तो यानी कि काम कितना 60, और ए और बी मिल करके करना है। ठीक है, तो ए और बी का इफिशियंसी 13, इफिशियंसी से भाग दे देंगे वर्क में, तो हमारा क्या निकल जाएगा समय। तो 13 5 65 हो जाएगा, ये 4 मरते लगेगा, 13 चौके 52 8 60, और 5 65 यानी 8, 13 चौके 52 8 60 यानी कि 8 हो गया, सॉरी 65 नहीं, 13 चौके 52 8 60, 8/13, 4 पूर्णांक 8/13, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे। पिता की आयु उनके बेटे से आयु का अनुपात 5/3 है। उनकी आयु दर्शाने वाली, ये दर्शानी हो गया, दर्शाने वाली, है ना, यहाँ होगा दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे गुणनफल है, तो गुणनफल जो है हम लोग आयु का गुणनफल ले लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिता और बेटे का रेशियो क्या है 5/3 वर्तमान, तो गुणनफल है, यहाँ पे यही चीज़ हम लोग मिस करते हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो फिर इसका जो है रूट अंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें कांस्टेंट लगा दे तो 5 के अगुने 3 के बराबर क्या है 960। ये चीज़ हम लोग कभी कभी 5 या 15 डायरेक्ट कर देते हैं, इसमें जो है हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, गलती हो जाती है, यानी 5 या 15 गुणनफल देखते हैं, जैसे 5 या 15 960 का तुलना 15 से करा देते हैं, ये गलत होता है। यहाँ पे 5 के इंटू 3 के यानी 15 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो 960 के बराबर हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा 960/15, इसका रूट अंडर, है ना। जब भी गुणनफल है दो संख्या का या जो भी रहे, तो इसको हमेशा इस तरह से कीजिएगा, जब भी तुलना करके उसके बाद रूट अंडर चढ़ा देना है इस पर, है ना। तो अब इसको काट दीजिए, 15 25 75 15 6 90 और 6 96 15 चौके 60, यानी रूट के अंडर 64 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका मान क्या हो जाएगा 8, के का मान हमारे पास क्या निकल के आया 8। तो अब पूछा क्या जा रहा है 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, है ना। तो 6 वर्ष के बाद तो सबसे पहले वर्तमान आयु देख लीजिए, तो ये 5 के और ये 3 के, तो यानी कि 40 और ये क्या हो गया 24,
8 पचे 40, 8 तिया 24। अब जो है क्या करता है, 6 वर्षों बाद, तो 6 इसमें हम लोग जोड़ देंगे, ये हमारा रेशियो बन जाएगा 46, और ये क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब 2 से काट दिए, 2 23 46 और 2 15 30, अर्थात 23:15। 23:15 कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, ये चीज़ें तो हम लिखे, बाकी 2 से 3 लाइन में हिसाब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। यदि टी की आयु उसकी बचत का 8 गुना है तो उसका खर्च उसकी बचत से 10 गुना होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2 लाइन का है, समझिए एक ही लाइन है, इसमें कुछ ज़्यादा है कुछ नहीं, एक सेंटेंस में, लेकिन चीज़ें इसके अंदर छुपा हुआ है। क्या है, तो आय, आयु नहीं होगा यहाँ पे, टी की आय, यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। टी की आय उसकी बचत का 8 गुना है तो उसका खर्च उसकी बचत का कितना गुना होगा। ठीक है, तो आय बराबर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे छिपा हुआ, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, खर्च प्लस बचत। तो यदि टी की आय उसकी बचत का 8 गुना है, तो बचत मान लिया x रुपया है, तो उसका आय क्या हो जाएगा 8x। ध्यान दीजिएगा, बराबर का साइन यहाँ पे लगेगा। तो अब जो है आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत, तो 8x अगर आय हो गया तो हमारा जो है खर्च क्या होगा, 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, 7x प्लस x तब 8x होगा, यानी यहाँ भी x लगेगा। ठीक है, तो आय बराबर खर्च प्लस बचत, बचत अगर x है तो उसका आय 8x दिया हुआ था, तो खर्च हम लोग अपने से निकाल लिए यहाँ पे, चूंकि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस प्लस बचत, तो 7x और प्लस x, ऐसा भी कर सकते हैं, 8x में से x घटाएंगे तो 7x बचेगा। ठीक है, अब आइए, अब अगला सेंटेंस क्या कहता है, तो उसका खर्च उसकी बचत से कितना गुना है, खर्च उस क्या कहता है, खर्च बचत से कितना गुना है, वाट गुना, है ना, खर्च बचत से, तो खर्च क्या है 7x है और बचत क्या है x है, तो x में जो है कितना गुना कर दें जो कि 7x के बराबर हो जाए, तो 7 से गुना कर देंगे, अर्थात बचत से ये इस खर्च क्या है हमारा, यही 7 आंसर हो गया, यानी कि बचत से हमारा खर्च क्या है 7 गुना पे है, अर्थात ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में, थोड़ा सा चीज़ है लेकिन लॉजिक इसमें है, लॉजिकल चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। यदि 2 पर पावर 3 अनुपात 8 पर पावर 5.06 है, समानुपात 8 पर पावर माइनस 4.06 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए है क्या, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी समानुपात से संबंधित है, लेकिन इसमें पावर घातांक भी चढ़ा दिया है, यानी है ना, तो इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा हिसाब अगले जो है हम लोग मतलब सॉल्यूशन में भी देखे थे, अगले सेट में भी, तो वहाँ पे क्या था, सिंप्लीफिकेशन था, और यहाँ पे क्या है अनुपात में है, तो अनुपात भी क्या है, वहाँ भी, यहाँ भी गुना भाग ही होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ बेस को जो है हम लोग समान करने का कोशिश करेंगे, तो समान करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो 2 पर पावर 3, 2 का तो फैक्टर नहीं निकलेगा, 2 का फैक्टर 2 ही होगा, 2 पर पावर 3, और ये 8 का हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 पर पावर 3 और पावर पावर आपस में गुना होकर के क्या होगा, 3 पचे 15, 3 छः 18, 2 पर पावर 15.18, बराबर में इसका भी फैक्टराइज करेंगे, तो 2 पर पावर 3 और 3 से गुना होगा, तो 3 चौक 12, 3 छः 18, यानी ये भी क्या आ जाएगा, 2 पर पावर माइनस का 12 और पॉइंट में 18। ठीक है, और बटे में x। अब जो है देखिए, अब जो है यहाँ पे आपको पावर ऊपर नीचे कब होता है बेस में, तो वो चीज़ आपको जानकारी रहना चाहिए, ये सब करनी और घातांक में है। तो जब पावर हम लोग ये क्या है भागा में है, तो पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कि समान बेस है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ये जब पावर माइनस हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3 माइनस 15.18, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे सिखाने के लिए कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हम लोग करते तो ऐसे हो जाता। ठीक है, बराबर में इसको 2 पर पावर -12.18 बटे x रखेंगे। ठीक है, अब जो है इसको जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये क्या हो गया 12, 2 पर पावर माइनस में 12.18, ठीक है, और बराबर 2 पर पावर -12.18 अब बटे x। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फिर x को इधर ले जाएंगे और 2 पर पावर -12.18 को यहाँ पे लावेंगे, या इसको इधर करेंगे, दोनों चीज़ों से आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे कीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग करते हैं, तो x का मान निकालना है, तो x को यहाँ ले आए और इसको इधर कर दिए, तो 2 पर पावर -12.18 अब बटे 2 पर पावर -12.18, अर्थात इसको जो है काट करके हम 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पावर पावर है, यहाँ करनी है, तो यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, चीज़ें जो समझते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे 2 पर पावर मान लीजिए 2 रहे और 2 पर पावर 2 रहे, तो ये गुना होकर के क्या 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, तो कट के 1 आएगा, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा पावर का चीज़ है, इसलिए आपको समझाने के ख्याल से आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं।
हिसाब यहीं तक क्लियर हो गया था। ठीक है, अब क्या होगा, तो 2 पर पावर -12.18 है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, पावर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 12.18। ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, घटाओ भी उतने उतने रुपया ऋण, उतने रुपया आमदनी, तो दोनों मिलके बराबर हो जाएगा, यानी कि 0 रुपया। तो एनीथिंग पावर, यानी पावर इस पर क्या चढ़ गया, 0। एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, अर्थात x का मान 1 हो गया। तो ये पूरा डिटेल इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ, लेकिन वहाँ से भी हम आंसर दे सकते थे, इसलिए जो है आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे, यदि एक वस्तु 18% हानि की बजाय 12% हानि पर बेची जाती है, यानी 18% के बजाय 12%, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, 120 रुपया अधिक हो जाता है। तो पहले 18% हानि पर बेच रहे थे, अब जो है 12% हानि पे बेच रहे हैं, तो जो है हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य 120 रुपया, यानी कि 18% और 12% का अंतर लेंगे, यानी 6%। परसेंट में अंतर कितना है, 6%, कम या अधिक जो भी समझे। तो यहाँ पे जो है रुपया में कितना है, 120 रुपया, बस इतना ही इसमें करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 6% बराबर 120 रुपया। तो पूछा क्या जा रहा है, आपका क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य। लागत हमेशा क्या है, 100% होता है, तो यहाँ 6 दूना 12 यानी कि 20 हो गया। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 20 पे 2 जीरो, अर्थात 2000। 2000 कहें तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना इसमें था और कुछ ज़्यादा बात नहीं था। आइए, 100 संतरे रुपये 150 प्रति 100 के हिसाब से खरीदे गए और 1 दर्जन संतरे रुपये 24 में बेचे गए। इससे रुपये 1000 का फायदा हुआ, कितने संतरे खरीदे गए थे। देखिए ये भी जो है क्या है, लाभ और हानि से संबंधित हिसाब है, लेकिन हिसाब में थोड़ा सा जो है आपको 2-3 लाइन का ही हिसाब है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चीज़ें छिपा हुआ है जो कि आपको निकालना होगा, नहीं तो अधिकतर लोग जो है इसमें गड़बड़ करेंगे, है ना। है क्या, देखिए यहाँ पे रुपया और वस्तु खरीदा जा रहा है, रुपया और वस्तु बेचा जा रहा है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य कुछ है और विक्रय मूल्य फिर कुछ है, और फिर फायदा का बात हुआ है। तो पूछा है कि कितने संतरे खरीदे गए थे, यानी वस्तु क्वांटिटी खोज रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये सब नहीं खोजा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक सिस्टम होता है, उसको हमेशा याद रखिए कि हमारे पास रुपया होगा तब वस्तु खरीदेंगे, उसके बाद बेचेंगे। यानी ये सिस्टम याद रखिए कि रुपया हमारे पास है, वस्तु खरीदेंगे तो हम लोग बेचेंगे। बस लिखने का तरीका यही है, क्वेश्चन किसी भी तरह से लिखे उससे मतलब नहीं है। हमारे पास क्या, रुपया हुआ, वस्तु खरीदे तब बेचे, ये सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा। काहे कि कभी कभी रहता है यहाँ पे रुपया पहले नहीं दे करके, देखिए 100 संतरे, पहले वस्तु दे दिया, रुपया बाद में दे दिया, तो हम जो है इधर अगर वस्तु लिखते हैं रुपया लिखते तो वो फिर हिसाब बनाएंगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम अपने अनुसार इसको सजाएंगे। तो रुपया क्या है, 150 प्रति 100 के हिसाब से, यानी कि प्रति 100 के हिसाब से 100 संतरे खरीदे। यहाँ भी लैंग्वेज फंसा हुआ, तो यही चीज़ है, मतलब यहाँ भी एक ही चीज़ को खाली लिखने का तरीका बदल दिया, प्रति 100 भी लिखते रुपया 150 प्रति 100 के हिसाब से, तो वही चीज़ होता। यानी कि जो है 150 में प्रति 100 यानी 100 संतरे खरीद रहे हैं, तो यही चीज़ तो यहाँ भी कर रहा है, 100 संतरे रुपये 150 प्रति 100 के हिसाब से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 150 रुपये में हम क्या खरीद रहे हैं, 100 संतरे यानी 100 वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, ये लिख दिए। और कहता है 1 दर्जन संतरे रुपये 24 में बेच रहे हैं, तो बेच क्या रहे हैं, 24 में 1 दर्जन यानी कि 12 संतरे बेच रहे हैं। ठीक है, रुपये 24 में 12 संतरे बेच रहे हैं, बस वही हुआ, रुपया हुआ, वस्तु खरीदे उसके बाद बेचे। ठीक है, अब इसको क्रॉस करा दीजिए। ठीक है, तो ये 15 और 150 15 दूना 30 यानी कि 1800, 180 हो गया ना, एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2400 हो गया, ये हमारा 2400। ठीक है, अब जो है 1800 रुपया का चीज़ 2400 रुपया में बेच रहे हैं, तो बेच कितना रहे, तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1200 वस्तु हम लोग बेच रहे हैं, 1200 हम लोग खरीद भी रहे हैं। 1800 में खरीद रहे हैं 1200 वस्तु और बेच रहे हैं 2400 में 12 वस्तु। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए क्या मुनाफा हो रहा है, तो 18 6 2400, 600 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना वस्तु बेच करके, 1200 संतरे बेच करके। ठीक है, तो चाहिए लाभ कितना, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये लाभ चाहिए, 1000 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो कितना वस्तु बेचेंगे, यहाँ पे संतरा कर देते हैं, है ना। तो 1200 बटे 600 अगुना 100, अर्थात 6 दूना 12, यानी कि कहाँ पे गलती की है, 1000 रुपये है यहाँ पे, सॉरी 100 रुपया लिख दिए यहाँ पे, अर्थात 2000 संतरे हमको जो है खरीदना पड़ेगा और 2000 बेचना भी पड़ेगा, तब जो है हमको 1000 रुपये का लाभ होगा, अर्थात ऑप्शन आपका कहें तो डी करेक्ट हो गया, है ना। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, अच्छा हिसाब था, है ना, छोटा चीज़ में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक
जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। एक विक्रेता ने प्रत्येक वस्तु की बिक्री मूल्य को 5,000 रुपये से घटाकर 4,680 रुपये कर दिया, जिससे उसका नुकसान 4% बढ़ गया। यदि उसे 4% का लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए ये भी चीज़ें अच्छा है, सिर्फ लैंग्वेज को आपको पकड़ना है तो हिसाब तुरंत बन जाएगा। आइए लैंग्वेज क्या है, पहले 5,000 रुपये उसका जो है बिक्री मूल्य था और घटा करके क्या कर दिया 4,680। तो कितने का घटा ये डिफरेंट देख लेंगे। 680 यानी 80-20 यानी 320 का जो है रुपया में कमी हुआ, ठीक है। और जो है उसका नुकसान 4% बढ़ गया, यानी कि 4% का जो है परसेंटेज में नुकसान इंक्रीजिंग हुआ, तो 4% के बराबर 320 रुपया। तो पूछा क्या जा रहा है 4% का लाभ यानी 104% का मान चाहिए। तो 4 से काट दीजिए, चरोठी 32 यानी 80, 104 गुने 80 बराबर क्या हो जाएगा 0, 32 और 8 यानी 8320 कहें तो 8,320। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे। यदि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूल्य राशि का, यहाँ मूल राशि होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 years इज 25% ऑफ द प्रिंसिपल, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, है ना। यहाँ पे तो क्वेश्चन गलत है, एनुअल रेट यहाँ पे क्या कहा है, ये आपका इंग्लिश गलत है, ठीक है। यदि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का होना चाहिए, मूल्य राशि नहीं। यहाँ पे कर लीजिए ये मूल राशि, मूल राशि का 25% है, तो ब्याज मूल राशि के बराबर कब होगा, मूल राशि के बराबर क्या होगा, ठीक है। आइए हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ जो है आपको समझना है चीज़ें, ठीक है। आइए 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 25% है, तो मूल राशि का 25% का फ्रैक्शन देखेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा 1/4। मूल राशि हमारा 4 है तो ब्याज कितना है 1, कितने साल में 5 साल में। 5 वर्षों में जो है ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हमारे पास 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। और कहता है कि तो ब्याज मूल राशि के बराबर कब होगा, मूल राशि के बराबर यानी कि 4 रुपया के बराबर करना है ना, 4 रुपया के बराबर हमको करना है। तो इसको 4 रुपया करने के लिए कितना बार गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर 4 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात 20 वर्षों में हमारा जो है मूल राशि के बराबर ब्याज हो जाएगा, यानी कि 4 रुपया मिल जाएगा। अर्थात आंसर कहें तो 20 वर्ष। बस इतना ही इसमें था और कुछ सोचना नहीं था। क्योंकि साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में सीधा सीधी आपको फ्लैट ब्याज मिलता है, हर वर्ष उतना ही ब्याज मिलेगा, अर्थात 20 वर्ष कहें तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है 76 रुपया है, तो वह राशि कितनी है। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न हर जगह आपको मिलेगा, रेलवे में भी मिलेगा, एसएससी में भी मिलेगा और यूपीएसआई वगैरह में भी मिलेगा। ये 4% जो डाटा है ना, और 3 वर्ष के लिए ये हमेशा पूछते रहता है हर जगह, ठीक है। 4% डाटा ही, वो रेट जो है 4% वो जो है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, गुना भाग इसमें अधिक आता है। कभी जो मूलधन दे करके अंतर पूछ देगा और कभी अंतर दे करके मूलधन पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 वर्षों के लिए। अगर आपको CI% और SI% दोनों पता है, 4 वर्ष के लिए याद है, तो आसानी से बना सकते हैं। गुना भाग तो करना ही पड़ेगा, और प्लस अगर जो है चीज़ें आपको क्या है निकालने भी आता है तो भी कर सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला होता है 3 वर्षों के लिए जो है डिफरेंट अंतर बराबर, है ना, डी बराबर क्या होता है P गुने R/100 का स्क्वायर अगुने में 300 प्लस R/100। इस पर भी कर देंगे तो आसानी से निकल जाता है। जब अंतर दिया हुआ तो प्रिंसिपल आसानी से निकल जाता है। तो क्या है अपने पास अंतर जो है 76 है, 76 बराबर P गुने R का स्क्वायर है, तो 16/100 पर 2 जीरो लग जाएगा, अगुना 304 बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, इसको कर दीजिए, है ना। तो 16 से काट दीजिए, 16 छः 96 और क्या 16 ना 32 8 40, 16 दूना 32 8 40, 16 पचे 80, 625 हो जाएगा, है ना। आप जो है इसको कितना से 4 से काट देते, 4 सते 28 और 2 30, 4 छः 24, 4 25 100, 76 से 76 अपना खत्म हो जाएगा। तो P बराबर क्या निकल जाएगा 625 गुने 25 अर्थात 15,625, यानी कि 25 का ये गुना करेंगे तो 15,625, ठीक है। 15,625 कहें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए इस तरह से आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये रूट है और इसका जो है सिंप्लीफिकेशन है, कहने का मतलब रूट के अंदर सभी संख्या है और घटाव जोड़ है का मान ज्ञात करें। तो इसमें देखिए कभी कभी जो है रूट अगर नहीं निकलता है तो हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है, जो क्रिया है उसको करते जाइए। तो ये 4×6 = 24, तो 4 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 2√6, है ना। 9×6 = 54 यानी 3√6 हो जाएगा, 9 का जो है वर्गमूल निकल जाएगा। और 150, तो यहाँ भी 6 जो है √6 यहाँ भी रहेगा, तो कितना से 6 से काटेंगे तो 14 12 3 15, है ना। 6×5 = 30 यानी 25, यानी 5√6 यहाँ पे रह जाएगा माइनस में। ठीक है, अब माइनस माइनस जुट जाएगा तो जुटने के बाद क्या हो जाएगा 5√6 और 5√6 ये भी माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जो है दोनों बराबर हो गया हिसाब किताब, अर्थात जीरो, एक नहीं होगा। 5√6 में से 5√6 खत्म हो जाएगा तो जीरो बचेगा, कभी भी एक नहीं, भूल से एक मत मारिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ क्या है, यहाँ भी जो है आपको ध्यान दीजिए, पावर में क्या है 81/x-3 और क्या है भाग 81/4 बराबर 6 वर्गमूल 9/24। चलिए देख लेते हैं। ये प्रश्न लिखा हुआ है 81x-3 पावर में और भाग इस तरह से 81/4 बराबर, ये क्या है यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पे मूल है 6 हमारे समझ से 9/24। चलिए देख लेते हैं, x का मान बताना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 9/24 है या क्या है, क्वेश्चन गड़बड़ है लगता है। चलिए देख लेते हैं एक बार। 9×9 = 81, तो 81/4 है, तो यहाँ पे भाग में है तो यहाँ पे x-3 और -4, तो ये क्या हो जाएगा 81/-x-7 बराबर क्या हो जाएगा, ये घनमूल 6 है, 9/24, इसको रहने दीजिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा 2 से गुना होगा 2x-14 बराबर, इसको लिख सकते हैं 9/24 और गुने में पावर फिर हो जाएगा 1/6 यानी कि 1/6, तो 6×4 = 24 यानी कि 4। ठीक है, तो अर्थात 9/2x-14 बराबर 9/4 है, तो यानी बेस समान हो गया तो पावर भी अपना समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2x-14 बराबर 4, तो 2x बराबर क्या होगा 14 बराबर में 14×4 = 18। ठीक है, तो x बराबर अपना क्या आ जाएगा 9। ठीक है, 9 कहें तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोचे कि हिसाब गड़बड़ है लेकिन चीज़ें निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे। दो इनलेट नल P1 और P2 क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में एक जलाशय को भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले गए थे तथा नल P1 को जलाशय भरने से 5 घंटे पहले बंद कर दिया गया। दोनों नलों को जलाशय भरने में कुल कितने घंटे लगे। देखिए ये भी पाइप एंड सिस्टर्न से संबंधित हिसाब है, बस लास्ट लाइन जो है ये थोड़ा सा आपको समझना है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वर्क क्या करवाना है, P1 P2 दोनों क्या है इनलेट पाइप है, तो एक 20 घंटे में और एक 30 घंटे में। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या है 60, 20×3 = 60, 30×2 = 60। ठीक है, इफिशियंसी 3 और 2 निकल गया P1 P2 का। अब आइए कहता है दोनों नल एक साथ खोले गए थे तथा नल P1 को जलाशय भरने से 5 घंटे पहले, है ना, जलाशय भरने से 5 घंटे पहले बंद कर दिया गया। तो 5 घंटे से पहले बंद कर दिया गया किसको, P1 को। देखिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज को पकड़ना और अंदर की चीज़ों को समझना जरूरी होता है। तो P1 को बंद कर दिया गया, तो P1 का इफिशियंसी कितना है 3 है। ठीक है, तो P1 बंद होने के कारण 5 दिया 15 भाग और भरता वो 5 घंटे, 1 घंटे में 3 भाग है तो 5 घंटे में वो 15 भाग भरता, अर्थात टोटल हमारे पास पहले से 60 भाग है और 15 भाग और हम जोड़ दें इसमें, इस तरह से सोचिए। तो टोटल भरना था क्या 60 10 70 5 75 भाग, और ये दोनों भरता कौन, तो 3 और 2 5 यानी दोनों मिल करके, अर्थात 15 × 5 = 75 यानी कि वो भरा कितना में होगा, तो 15 घंटे में भरा होगा दोनों के द्वारा। ठीक है, बस इतना ही सोचना है। इसके पीछे से भी सोच सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं, तो 5 घंटे पहले बंद कर दिया गया यानी भरने से पहले, तो भरने में x घंटा लगा, तो x - 5 घंटा कौन चला होगा P1 और फिर उस तरह से x घंटा P2, है ना। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे तुरंत जो है काम खत्म हो जाता है। 5 घंटे का काम क्या किए हम जो है ऐड कर दिए इसी में, यानी टोटल जो है काम बढ़ा दिए, 60 10 70 5 75 भाग भरना है, तो 75 भाग क्या भरेगा, तो वही दोनों मिल करके भरेगा, आप जिसके जिस हिस्सा में जो पड़े। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे।
यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए मेंसुरेशन का हिसाब है, मेंसुरेशन जो होता है वो फॉर्मूला बेस होता है, तो फॉर्मूला आपको पता होगा तभी मेंसुरेशन बन पाएगा, है ना। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर √2a, यानी कि a क्या है, भुजा है। तो यहाँ पे भुजा निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, भुजा स्क्वायर, है ना। तो विकर्ण दिया हुआ है कितना, a प्लस बी अब बटे 2। यहाँ पे x कर दीजिए, भुजा x कर दीजिए, तो चूंकि a जो है काट खुट नहीं होगा, x भुजा मान लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटे √2, यानी भुजा बराबर इतना हो गया। तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी का बटे √2 का होल स्क्वायर, बस इतना ही करना था। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब बटे 2, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए ये क्या है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 रहेगा, और इस प्लस में 2ab बटे 2 कर दें तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, हाफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ब्रैकेट में, है ना, और प्लस ab, ठीक है। तो ये इसके साथ हाफ इसके साथ गुना है, तो इसी तरह से हाफ इसके साथ गुना है, उसके साथ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बस चलिए अगले प्रश्न पे। एक त्रिभुज की भुजाएं 25, 29, 34 इकाई है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 इकाई अधिक है तो वर्ग की भुजा क्या है। देखिए ये भी जो है क्या है, जो है फॉर्मूला बेस है, त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, तो ये जो है सभी भुजा जो है ये क्या है, अलग अलग है, यानी कि जो है ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज है, सभी सॉरी विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, है ना। तो क्या है, पहले अर्ध परिमिति निकालते हैं, एस बराबर क्या निकालते हैं, सभी को जोड़ करके, दोनों 4 13 5 18 का 8, 5 के अंत में कितना रह गया, 1 3 3 6 3 9, 98 बटे 2। तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 चौके 8, 2 नमा 18, 49 निकल गया, है ना। एस आप जब फॉर्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। बस फॉर्मूला बेस होता है ये। 49 रह गया यहाँ पे, अगुना जो है 25 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4, और 4 में से 2 गया 24, यहाँ पे 24 हो गया, अगुना फिर 39 घटा दीजिए, 0 और 10, यानी कि 0 और 1, अगुना 34 घटा दीजिए तो इसमें 15। अब जो है इसी का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे तो 7 निकल जाएगा, और 7 गुना 7, 3 8 24 कर देते हैं, 2 पचे 10, चलिए, और 3 पचे 15, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, तो 5 निकल जाएगा, है ना, और 3 निकल जाएगा, और ये 7 निकल जाएगा, ठीक है। अब जो है 8 दूना 16, यानी 4 निकल जाएगा। तो ये रूट अंडर में है तो निकालेंगे, तो 7 गुने 3 अगुने 4 अगुने 5, 5 के 20 या 60, 7 42, यानी कि 420। ये क्या निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है 21 इकाई अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 इकाई अधिक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 420 प्लस 21, है ना। ये 400 क्या हो जाएगा, 41, और भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 441, यानी 21 इकाई, 21 21 से 441, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेस था, है ना, फॉर्मूला पे ही आधारित था। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि वह व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा की प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे समय होना चाहिए, 10 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी है। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। इसके पहले हम जो है जो 9 में सॉल्व कराए थे, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित था, उसमें भी क्या था, चाल जो है 16 किलोमीटर कम हो जाता है तो समय का डिफरेंट उसमें दिया हुआ था 2 घंटे का। और यहाँ क्या है, चाल 4 किलोमीटर बढ़ा रहा है और अनुकूल प्रतिकूल जा रहा है तो समय टोटल 10 घंटे लगता है। ऐसा प्रश्न जब भी रहता है, वहाँ भी बताया कि बोट एंड स्ट्रीम में जो है क्या है, इक्वेशन बनता है। तो ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, है ना। इक्वेशन बनेगा तो कभी होता है कि यहाँ से आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए जाए स्पीड, है ना, धारा का स्पीड यानी कि स्ट्रीम का स्पीड मान लिया जाए x है ना। तो मैन का स्पीड क्या हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा, यानी x + 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब कहता है यदि वह व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जाएगा, तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगा, दोनों चाल जुड़ जाएगा, तो x जोड़ x+4 यानी कि 2x+4, ये स्पीड हो गया, और ये दूरी होगा तो दूरी बटे स्पीड यानी कि डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर टाइम, ये समय निकल गया अनुकूल में। और प्रतिकूल में क्या है, 35 किलोमीटर की दूरी, तो 35 किलोमीटर प्रतिकूल में जा रहा है, प्रतिकूल में क्या है, चालों का अंतर लेते हैं, तो अंतर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x+4 माइनस एक्स करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बराबर क्या है, 10 घंटा लगता है। चलिए यहाँ पे एक जगह x नहीं आया तो ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो अब अपने पास 45/2x+4 है ना, और बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस में आ जाएगा, तो 10 चौक 40 माइनस 35/4, अर्थात क्या हो जाएगा, 5/4, 5/4, और इधर क्या आ जाएगा, 45/2x+4। हालांकि एक दो स्टेप आप भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5×45 ये हो जाएगा, है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर, चलिए लिख ही देते हैं, +4 बराबर 36। ठीक है, आइए अब जो है x 2x बराबर, तो ये 36, 4 उधर जा करके घट जाएगा, तो 32 4 36, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 32/2, 32/2, 2 16 32, यानी x का मान अपने पास 16 आ गया, तो x बराबर 16, यानी कि धारा की चाल 16, तो मैन की चाल क्या हो जाएगा, 16 4 20, तो 20 कहें तो अपना ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे, समझ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।